अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। पेशे खिदमत है सफरीना, किस्त नंबर 27। जुनेद इस वक्त बदहवासी में गाड़ी चला रहा था, जिसका नतीजा ये निकला कि कुछ दूर जाने के बाद उनका एक्सीडेंट होते होते बचा। दरखान ने जुनेद को एहतियात से गाड़ी चलाने का कहा, जिसके बाद जुनेद ने गाड़ी की रफ्तार बिल्कुल ही कम कर दी। घर पहुंचते पहुंचते उन्हें 1 घंटा लग गया। जैसे ही गाड़ी घर के अंदर रुकी, जुनेद जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला। दरखान ने भी गाड़ी से निकलने में तेजी दिखाई थी। वो दरखान को लेता हुआ बाग में चला गया और फिर वो हड्डियां दरखान को नजर आ गईं। ये छोटे साइज की 2 हड्डियां थीं, जिनको एक लंबी अंतड़ी से बांधा गया था। हड्डियों पर खून के धब्बे भी वाज़ेह नजर आ रहे थे। ये देखें दरखान साहब, सुबह जब मैं बाग में आया तो ये नजर आ गईं। मेरे ख्याल से जिसने हमारे घर और दुकान पर तावीज़ किए थे उसे तावीज़ ज़ाया होने का पता लग चुका है, इसलिए उसने ये नया हरबा इस्तेमाल किया है। जुनेद ने हाँफते हुए कहा। दहशत के मारे उसकी सांस भी चढ़ी हुई थी। दरखान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो हड्डियों को तके जा रहा था। सुलेमान, दरखान ने ज़ेरे लब सुलेमान का नाम लिया। तुम्हारे साथ ही हूँ दरखान। सुलेमान की आवाज़ दरखान को करीब से सुनाई दी। जब जुनेद हुजरे पर आ रहा था तो मैंने उसे देख लिया था और मैं उसके साथ ही हुजरे में आ गया ताकि उसकी बात सुनूं। जब तुम दोनों घर की तरफ आ रहे थे तो मैं तुम दोनों से पहले ही पहुंच गया था। यहाँ इस हड्डी को देखकर उस आलिम का भी पता चला लिया है जिसने ये हरकत की है, और मैं तुम्हारी मालूमात में इजाफा करता चलूं कि ये आलिम एक ईसाई है जो काले इल्म की मदद से लोगों के हर जायज़ और नाजायज़ काम करता है। मैंने सब देख लिया है जुनेद साहब, और मुझे ये भी पता चल गया है कि ये किसने किया है। आप परेशान ना हो, मैं आज ये किस्सा ही ख़त्म कर दूंगा। इंशाल्लाह फिर कोई दोबारा आपके कारोबार और घर को बुरी नज़र से नहीं देखेगा। सुलेमान की बात सुनने के बाद दरखान ने जुनेद से कहा, जी दरखान साहब, खुदा के लिए हमारी इस मुसीबत से जान छुड़ाएं। यकीन जाने आपसे पहले हम मायूस हो गए थे, लेकिन उस दिन जिस तरह से आपने तावीज़ों को निकाला, हम बहुत खुश हो गए कि हमारे बुरे दिन ख़त्म हो गए हैं। लेकिन आज फिर ये देख कर हम डर गए हैं। जुनेद ने कहा, अरे जुनेद साहब, बिल्कुल भी परेशान ना हो, बल्कि आप ऐसा करें, हमारे साथ चलकर खुद ही देख लें, फिर आपको तसल्ली हो जाएगी। दरखान ने जुनेद को हौसला देते हुए कहा, जी ठीक है। जुनेद मायूसी में बोला, चलें जुनेद साहब। दरखान ने कहा तो जुनेद आगे बढ़ा और फिर दोनों गाड़ी में बैठकर घर से निकल आए। रास्ते की नुमाइंदगी सुलेमान कर रहा था। वो दरखान को बता रहा था और दरखान सुलेमान से सुनकर जुनेद को ले जा रहा था। गाड़ी इस वक्त शहर से बाहर खुले मैदानों में सफर कर रही थी। और कितनी दूर है दरखान साहब? जुनेद ने दरखान की तरफ चेहरा मोड़कर कहा। दरखान इस वक्त भी जुनेद की साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। बस पहुंचने वाले हैं, दरखान ने जुनेद को बताया। दूर मैदान में एक कच्चा घर नजर आ रहा था। शायद उनको वहीं जाना था और फिर गाड़ी को उसी जानिब मोड़ लिया गया। नजदीक पहुंचकर दरखान और जुनेद दोनों गाड़ी से बाहर निकले तो जुनेद ने गाड़ी को लॉक कर दिया। दरखान ने एक नज़र जुनेद को देखकर सामने मौजूद लोहे के दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी दस्तक पर अंदर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। अंदर मौजूद इंसान ने कौन है की सदा बुलंद की थी। दरखान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहा था। चंद लम्हों बाद दरवाजे की कुंडी हटा दी गई और एक पट खोलकर एक खरांड सी शक्ल वाले आदमी का मुंह बाहर निकला, जिसके सर के बाल गंदगी से भरे हुए और बिखरे हुए थे। कौन हो तुम दोनों? बदनुमा सी शक्ल वाला इंसान बोला। वो जब बोला तो उसके काले दांत देखकर जुनेद को उबकाई आ गई। मेरा नाम दरखान है और मैं आपके पास तावीज़ के सिलसिले में एक काम से आया हूँ। दरखान ने आगे बढ़कर कहा। ओह अच्छा, अंदर आ जाओ, वो बोला। वो आदमी समझ रहा था कि दरखान कोई नया गाहक है जिसको किसी काम के लिए तावीज़ चाहिए, इसलिए उसने दरखान और जुनेद दोनों को रास्ता दे दिया। दोनों अंदर दाखिल हुए तो सहन में पड़े खून को देखकर जुनेद की हालत गैर हो गई। वो ज़मीन पर ही बैठकर उल्टियाँ करने लगा। अरे भाई, तुमको क्या हो गया? ये बकरे का खून है। वो एक तावीज़ के लिए बकरे का दिल चाहिए था, तो आज सुबह ही उसका गला काटा है। उस आदमी ने अपने बदनुमा दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। कुछ देर के बाद जुनेद की उल्टियाँ रुक गईं तो दरखान ने आगे बढ़कर उसे कंधे से पकड़कर सहारा दिया और उसे लेता हुआ आदमी के पीछे चल पड़ा। घर में 3 कमरे थे, जिसमें से 2 कमरों को ताला लगा हुआ था। वो आदमी जुनेद और दरखान को लेता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। कमरे की हालत
باہر کی حالت سے زیادہ ہی بری تھی۔ سامنے کی دیوار پر عجیب سے نشانات اور ڈراؤنی سی شکلیں دیکھ کر جنید نے درخان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ سائڈ کی دونوں دیواروں کو کالا رنگ کیا گیا تھا، جس پر جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ سامنے ایک لکڑی کا چھوٹے میز کی شکل کا صندوق بنا ہوا تھا، جس کے اوپر انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں سجائی گئی تھیں۔ بیٹھو۔ وہ آدمی میز کی دوسری طرف جا کر بیٹھ گیا اور جنید درخان کو سامنے بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ ہاں تو کیا کام کروانا ہے تم دونوں نے؟ اس آدمی نے درخان کو مخاطب کیا تھا۔ ایک آدمی کا قتل کروانا ہے، درخان نے بنا جھجکے کہا۔ کیا؟ اس آدمی کے ساتھ جنید کے منہ سے بھی حیرت کے مارے کیا لفظ نکلا۔ کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ درخان نے منہ نزدیک کر کے کہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سے چھپ کر بات کر رہا ہو۔ میں ایسے کام نہیں کرتا۔ اگر کوئی محبت، شادی یا کاروبار وغیرہ کا مسئلہ ہے تو بتاؤ، لیکن یہ قتل وتل میں نہیں کرتا، آدمی بولا۔ وہ درخان اور جنید کو پولیس کا آدمی سمجھ رہا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ درخان نے پوچھا۔ میرا نام جوزف ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ آدمی نے پوچھا۔ یہ بات چھوڑو جوزف، یہ بتاؤ قتل کر سکتے ہو یا نہیں؟ درخان نے کرخت لہجے میں کہا تھا۔ آپ کو میرے بارے میں کسی نے غلط اطلاع دی ہے جناب۔ میں چھوٹے موٹے تعویذ کر لیتا ہوں، لیکن یہ قتل نہ بابا نہ، توبہ ہے میری، جوزف نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن میں قتل کر لیتا ہوں۔ درخان کا لہجہ ابھی بھی کرخت تھا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ جوزف ڈر گیا تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ سامنے والے دونوں آدمیوں کا تعلق پولیس سے ہے۔ مطلب کچھ نہیں ہے، یہ جو میرے ساتھ آدمی بیٹھا ہے نا، تم نے اس کے گھر اور کاروبار کو برباد کر دیا ہے۔ تم جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو چند پیسوں کے لیے دوسروں کے گھروں میں آگ لگا دیتے ہیں، درخان نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ درخان کو اٹھتا دیکھ کر جنید بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، میں تو اس آدمی کو جانتا بھی نہیں ہوں تو کیسے؟ جوزف کی آواز گھگھیا گئی تھی۔ تم کو شاید معلوم نہیں کہ تم اس وقت کس سے بات کر رہے ہو جوزف، اور کیا جھوٹ ہے اور کیا سچ، یہ پتہ کرنے کے لیے مجھے تم سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ دیکھو۔ یہ کہہ کر درخان نے اپنا ہاتھ جوزف کی طرف کیا۔ اس کی شہادت کی انگلی آگے کو اٹھ گئی تھی۔ جیسے ہی درخان کی انگلی جوزف کی طرف اٹھی، جوزف اپنی جگہ سے اوپر اٹھا، اور پھر درخان کی انگلی کے ساتھ جوزف بھی ہوا میں اوپر کو اٹھتا چلا گیا۔ جوزف کی چیخیں بلند ہو گئی تھیں، وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا۔ جنید بھی جوزف کو اس حالت میں دیکھ کر کمرے سے بھاگ گیا۔ وہ بھی دہشت سے گھبرا گیا تھا۔ بتاؤ، تم نے جنید پر کیوں تعویذ کیے؟ نہ صرف تعویذ کیے بلکہ آج اس کے گھر میں ہڈیاں بھی پھینکوا دیں۔ بتاؤ کیوں کیا یہ سب؟ درخان کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ یہ آج پہلی مرتبہ تھا کہ درخان اتنے غصے میں نظر آ رہا تھا۔ اس سے پہلے درخان پر کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ کسی سے غصے میں اتنی بلند اور گرج کر بات کرتا، لیکن اس نے جوزف کے گھر اور کمرے کی حالت دیکھ لی تھی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ جوزف ہی وہ آدمی ہے جو پیسوں کے لیے اپنے گھناؤنے تعویذوں سے کسی کا قتل بھی کر سکتا ہے اور کسی کا گھر تباہ بھی کر سکتا ہے۔ مجھے معاف کر دو، میرے باپ کی توبہ، جو میں آئندہ یہ کام بھی کروں۔ میں پیسوں کی لالچ میں اندھا ہو گیا تھا، ورنہ میں اتنے خطرناک تعویذ بالکل بھی نہیں کرتا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں عیسیٰ ابن مریم کی قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ کسی کو تعویذ نہیں دوں گا۔ اب تمہیں معافی بالکل بھی نہیں ملے گی۔ تم نے پہلے تعویذ کیے جو میں نے ختم کر دیے، لیکن تم پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ اب تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ نہیں، یسوع مسیح کے لیے مجھے معاف کر دو، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ جوزف چلانے لگا۔ اس کی چیخیں کمرے سے نکل کر باہر تک جا رہی تھیں۔ سلیمان، اب یہ تمہارے حوالے، اسے ذرا بتاؤ کہ تم کیا چیز ہو۔ یہ کہہ کر درخان مڑا اور باہر نکل گیا۔ ابھی درخان صحن کے درمیان کھڑے جنید کے قریب ہی پہنچا تھا کہ جوزف کی چیخیں بلند ہوتی گئیں۔ وہ اب سلیمان سے معافی مانگ رہا تھا۔ اچانک جوزف نے ایک زوردار چیخ ماری جس نے جنید کو دہلا کر رکھ دیا۔ آئیں جنید صاحب، چلتے ہیں، درخان نے جنید کو ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہا۔ جنید پر غشی طاری تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ کان پر رکھے چیخوں کی آوازوں کو بند کرنا چاہتا تھا۔ جب درخان نے جنید کو ہاتھ سے پکڑا تو وہ چونک گیا اور پھر درخان سے آگے تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ جب تک درخان نے دروازہ پار کیا،
जुनैद गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। वो जल्द से जल्द उस जगह से निकल जाना चाहता था। जैसे ही दरखान गाड़ी में बैठा, जुनैद ने गाड़ी को रिवर्स गियर में दौड़ाना शुरू किया। उससे इतना ना हो सका कि गाड़ी को आगे की तरफ चलाता। बीच में वो मुड़ मुड़ कर सामने भी देखता। शायद वो जोसेफ को देख रहा था। हौसला रखें जुनैद साहब, और गाड़ी आराम से चलाएं। दरखान ने जुनैद को हौसला देने की कोशिश की। घर से काफी दूर आकर जुनैद ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। दरखान साहब, वो हुआ कैसे? जुनैद खान अटक अटक कर बात कर रहा था। पुरसुकून हो जाएं जुनैद साहब, सब ठीक हो गया है। दरखान ने जुनैद की पीठ को थपकाते हुए कहा, अब आपका घर और कारोबार सब अल्लाह के करम से ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कैसे? जुनैद अभी भी डरा हुआ था। अरे छोड़े ना जुनैद भाई, जो भी हुआ था भूल जाए उसको, दरखान ने तसल्ली देते हुए कहा। अच्छा, अब आप पहले मुझे हुजरे छोड़ आएंगे या अपने घर जाएंगे? दरखान ने जुनैद का दिमाग बटाने के लिए कहा। मैं आपको हुजरे पर छोड़ आता हूँ, जुनैद ने कहा। वो अभी भी थोड़ा थोड़ा कांप रहा था। जुनैद ने गाड़ी को घुमाया और शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर डाल दी। उन दोनों ने रास्ते में कोई बात नहीं की। हुजरे पर पहुंचने तक जुनैद की तबीयत कुछ बेहतर हो गई थी और फिर दरखान को खुदा हाफिज कहकर जुनैद वापस चला गया। हुजरे में दाखिल होकर दरखान अपने कमरे में चला गया। हाँ भाई सुलेमान, अब बताओ तो जरा कि तुमने ऐसा क्या किया कि जोसेफ की चीखें ही नहीं रुक रही थीं। मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया था दरखान, बस अपना असल चेहरा दिखाया और वो बेचारा सीधा जहन्नम चला गया। सुलेमान ने हंसते हुए कहा। क्या? दरखान ने हैरत से झटका खाया था। तुमने उसे मार दिया सुलेमान? वो हैरत से बोला। नहीं दरखान, मैंने कहा ना कि मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। जैसे ही तुम कमरे से बाहर निकले, मैं अपनी असल शक्ल में आ गया। पहले तो उसकी चीखें बुलंद होती गईं। मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, उसने एक लंबी चीख मारी और वहीं हवा में ही उसका सर एक जानिब ढलक गया। शायद उसके दिल की धड़कन बंद हो गई थी। ओह, ये तो अच्छा नहीं हुआ सुलेमान। एक इंसान को तुमने मारा है सुलेमान, दरखान बोला। मैंने इंसान को नहीं बल्कि शैतान को मारा है दरखान। अच्छा, अब बस भी करो, कोई और बात करो। सुलेमान ने बात बदलने का कहा। छोड़ दिया बात को, बस मैं चाय रखता हूँ, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। दरखान कमरे में पड़ी केतली उठा रहा था। अच्छा ठीक है, जब तक तुम चाय बनाओ मैं दरगाह शरीफ से होकर आता हूँ, सुलेमान ने कहा। ठीक है, दरखान ने जवाब दिया तो खुशबू कमरे से चली गई और दरखान चाय बनाने का सामान इकट्ठा करने लगा। सफरीना को याद ही नहीं कि उसे जाप करते हुए कितने दिन गुजर गए हैं। शुरू के दिनों में तो उसने थोड़ी थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर इर्द गिर्द देखा, लेकिन बाद में एक ही मंजर देख देख कर उकता गई तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। पता नहीं ये कैसी जमीन थी कि इतने दिन तक उसने अभी तक रात का अंधेरा नहीं देखा था। शायद इस जमीन पर रात होती ही नहीं थी, लेकिन फिर इस जमीन पर रोशनी कैसे थी? सफरीना ये सोचती भी रही और अपना जाप भी करती रही, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो आंखें बंद करके जाप करने लगी। आज भी सफरीना आंखें न खोलती, लेकिन सर्दी की शिद्दत बढ़ जाने की वजह से उसे अपनी आंखें खोलना पड़ी। जमीन पर हर तरफ बर्फ नजर आ रही थी, लेकिन अजीब बात यह है कि ये बर्फ आसमान से नहीं गिर रही थी, क्योंकि फिजा बिल्कुल साफ थी। सफरीना की आंखें खुलने पर उसे 2-2 फुट की बर्फ जमीन पर नजर आई और नीले रंग की जमीन बर्फ के नीचे छुप चुकी थी। शायद आज सफरीना को जाप करते हुए 20वां दिन था। उसने दिनों का शुमार तो नहीं किया था, लेकिन जिस तरह से वो जाप करने में लगी हुई थी और अपनी भूख को देखते हुए उसे यही लगा कि उसे 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अभी सफरीना को मजीद 40 दिन जाप करना था, लेकिन भूख को महसूस करके सफरीना सोच रही थी कि अगर ये भूख ऐसे ही बढ़ती रही तो वो कैसे जाप करेगी। सफरीना ने नीचे सामने पड़े सिकंदर के चेहरे पर देखा। उसकी खुली आंखें सफरीना को ही देख रही थीं। चूंकि सफरीना, सिकंदर और जलील की रूह हिसार में पड़ी हुई थी तो बर्फ से बचे हुए थे, लेकिन सर्दी की शिद्दत हिसार के अंदर भी महसूस हो रही थी। अगर सफरीना चाहती तो जमीन पर पड़ी बर्फ को दोबारा खत्म कर सकती थी। अगर वो चाहती तो सर्दी की शिद्दत को आग लगाकर कम कर सकती थी, लेकिन जाप करने से पहले सफरीना से यही गलती हुई कि उसने अपने इर्द गिर्द आग को बुझा दिया, जिसकी वजह से न सिर्फ बर्फ बढ़ती जा रही थी बल्कि सर्दी की शिद्दत भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब सफरीना कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगर वो जाप रोक देती है
تو سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے گی۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ جاب کو ختم کرنے کے بعد کیا ہوگا، کچھ برا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر سفرینہ جاب کو ختم کرنے سے باز آ گئی۔ اس کے لب اب جاب کے الفاظ پر عبور حاصل کر چکے تھے۔ اب وہ لاشعوری طور پر بغیر سوچے جاب کو پڑھے جا رہی تھی۔ ایسے حالات میں وہ بیٹھ بیٹھ کر بور ہو رہی تھی۔ اف، اگر یہ جاب نہ ہوتا تو میں سکندر سے باتیں کر کے وقت گزار لیتی۔ کیا کروں؟ سفرینہ نے شعوری طور پر سوچتے ہوئے کہا۔ اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتی ہو، بہتر یہی ہے کہ چپ چاپ بیٹھ کر جاب کرتی رہو، سفرینہ نے دل ہی دل میں کہا۔ اس نے دوبارہ سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔